चैप्टर 266। क्या तुम पागल हो गए हो? संजय के पीछे पीछे यहाँ तक कैसे चले आए? जिया ने आरुष का हाथ पकड़ लिया, डरते हुए कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर दे। आरुष ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे जिया ने कसकर पकड़ा था और बोला, तुम यहाँ रुकना चाहती हो या मेरे साथ चलना चाहती हो? अगर तुम यहाँ से गए तो कहाँ जाओगे? वापस कटारा कम्युनिटी? मेरे जाने की चिंता मत करो, मैं बस पूछ रहा हूँ तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। आरुष को अपनी बहन से बहुत प्यार था। बचपन में जब उनके मम्मी पापा काम में बिजी रहते थे, आरुष ही जिया का ख्याल रखता था। उनका भाई बहन का रिश्ता हमेशा से सॉलिड था। यहाँ तक कि जब जिया की नादानी की वजह से उनकी मम्मी की मौत हो गई, तब भी आरुष ने उसे दिल से कभी ब्लेम नहीं किया। लेकिन जब से वो कटारा कम्युनिटी छोड़कर आए, जिया और जिद्दी हो गई थी। वो अपने भाई की एक न सुनती थी। आरुष ने उसे समझाया, डांटा, लेकिन जिया अपनी जिद पर अड़ी रही, खासकर जब उसने फिर से दिशा के साथ दोस्ती शुरू की। आरुष ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब ये जगह उनके लिए सेफ नहीं थी और आरुष अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहता था। जिया ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। आरुष का गुस्सा उसकी बार बार की जिद से अब घिस चुका था। अगर तुम नहीं जा रही तो अभी अपने ठिकाने पर वापस जाओ। जिया ने आरुष का हाथ और कसकर पकड़ लिया, मैं नहीं जा रही और न ही तुम्हें रिस्क लेने दूंगी। 10 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे। अगर अब आरुष कुछ नहीं किया तो संजय बाहर आ जाएगा। उसे पता करना था कि वहां अंदर क्या चल रहा है। आरुष को ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं थी, वरना गार्ड्स सुन लेंगे। सख्त चेहरा बनाकर उसने धीमी आवाज में जिया से कहा, हाथ छोड़ो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें रिस्क लेते नहीं देख सकती। बताओ, तुम अंदर जाकर संजय को मारना चाहते हो या ये जानना चाहते हो कि वहां क्या हो रहा है? संजय को मारना? आरुष का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसे अपनी लिमिट्स पता थी। अगर वो संजय को बिना शोर किए नहीं मार सकता तो वो आसानी से हाथ नहीं डालेगा, वरना वो यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि संजय वहाँ क्या छुपा रहा है, आरुष ने कहा। जानना चाहते हो? तो मैं बताती हूँ। संजय अंदर घूमता रहा और आखिरकार एक मेटल की दीवार वाले कमरे के सामने रुका। उसने दरवाजे पर 2 बार खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक डरावना चेहरा था। पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर तेजाब डाल दिया गया हो, बुरी तरह जल चुका था, पहचान से बाहर। लेकिन सड़ी हुई स्किन अभी भी हड्डियों से चिपकी थी। गौर से देखने पर लग रहा था जैसे सड़े मांस के नीचे कीड़े रेंग रहे हों। तुम्हारे ये टेस्ट सब्जेक्ट्स कब तक यूज के लिए रेडी होंगे? संजय ने सामने वाले से पूछा। कभी भी। आवाज भारी और कर्कश थी। तैयार रहो, मैं कल सुबह माल लेने आऊंगा। इतना कहकर संजय जाने के लिए मुड़ा। क्या ये कटारा कम्युनिटी से डील करने के लिए है? पीछे से उस शख्स ने पूछा। क्या मतलब? कुछ नहीं। अगर ये कटारा कम्युनिटी से डील करने के लिए है, आभा से निपटने के लिए, तो मैं तुम्हें सबसे पावरफुल वाले दूंगा, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। संजय ने उस चेहरे की तरफ देखा और बोला, तो अगर कटारा कम्युनिटी नहीं है तो तुम मुझे कुछ भी थमा दोगे? हम सब उस औरत के हाथों सताए गए हैं। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? मुझे ये मत सिखाओ कि क्या करना है। ये कहकर संजय वहां से चला गया। संजय जैसे ही बाहर आया, उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी। वो कभी भी सुबह का इंतजार करने वाला इंसान नहीं था। संजय अपने ठिकाने पर पहुंचा, कपड़े बदले ही थे कि बाहर से गोलियों की आवाज आई। उसने अपनी गन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी एक गार्ड अंदर आया। संजय सर, हम पर अटैक हो गया है, लगता है रवि के लोग हैं। संजय अभी गया भी नहीं था और रवि अपने आदमियों को लेकर अटैक करने पहुंच गया। वो एक कदम आगे था। संजय के पास ढेर सारे हथियार और गोला बारूद थे और वो टॉप क्वालिटी के थे। लेकिन ये शानदार हथियार असल में रवि से खरीदे गए थे। रवि जो सामान बेचता था वो कभी खराब नहीं होता था, लेकिन जो वो अपने पास रखता था उसकी तुलना में हमेशा थोड़ा कमजोर होता था। मिसाल के तौर पर, अब आधे घंटे तक लगातार मशीन गन चलाने के बाद संजय की कई बंदूकें ओवरहीट हो रही थी, कुछ तो जाम भी हो गई थी, लेकिन रवि के साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा रवि की मिलिट्री गाड़ियों की बुलेट प्रूफ क्वालिटी भी कहीं बेहतर थी। संजय ने मन ही मन हायर अथॉरिटी को गाली दी, जो रवि के झांसे में आ गए और ढेर सारा पैसा खर्च करके खराब सामान खरीद लिया, फिर भी बेशर्मी से उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन सच तो ये था कि जब ये हथियार लाए गए थे तब संजय को भी इनमें कोई कमी नहीं दिखी थी। मेन गेट अब टूटने की कगार पर था। संजय ने अपने भरोसेमंद आदमियों को पीछे मैसेज भेजने का ऑर्डर दिया। वो देखना चाहता था कि रवि की बंदूकें और गोलियां ज्यादा ताकतवर हैं या उसके नए बनाए गए सीक्रेट हथियार। बॉस, क्या हम अंदर गाड़ी ले जाए? रवि ने टूटते हुए गेट की तरफ देखा और बोला, नहीं, बस उनके ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मारो ताकि सबक सिखाया जाए। अभी रवि के साथ पूरी तरह से पंगा लेने का टाइम नहीं है। रवि ने जैसे ही ऑर्डर दिया तभी उनके पीछे से ज़ॉम्बीज का एक झुंड निकल आया। बॉस, वो ज़ॉम्बीज हैं।
हाँ, वो जॉम्बीज ही थे। रवि ने भी अपनी रियरव्यू मिरर में उन्हें देखा। ये कोई आम जॉम्बीज नहीं थे, क्योंकि इनमें अब इंसानी शक्ल सूरत बाकी नहीं थी। ये एकदम मॉन्स्टर्स जैसे लग रहे थे। ढेर सारे विशालकाय जीव, जिनके शरीर पर मोटी मोटी टेंटिकल्स थी। हर टेंटिकल पर किसी तरह का चिपचिपा लिक्विड लगा था। जैसे ही जॉम्बीज आए, रवि के कुछ आदमियों को उनसे निपटने के लिए भेजा गया। उनकी शानदार बंदूकें इन जॉम्बीज पर कोई असर नहीं कर रही थी। उल्टा जॉम्बीज की टेंटिकल्स आसानी से किसी को लपेट लेती थी और पलक झपकते उसे दो टुकड़ों में चीर देती थी। ये बनाए गए जॉम्बीज हैं। गोला बारूद का इनके शरीर पर कोई असर नहीं होता, रवि ने कहा। अब इनका दिल ढूंढना मुश्किल है। सिर पर निशाना लगाओ। जो सिचुएशन जीत की थी, वो इन जॉम्बीज के आने से उलट गई। संजय ने देखा कि टाइड पलट रहा है और उसने फायर पावर बढ़ाने का ऑर्डर दिया। रवि घमंडी था, है ना? वो हायर अथॉरिटी पर प्रेशर डालकर मुझसे निपटने की कोशिश कर रहा था और अब खुद अटैक लीड कर रहा था। आज मैं उसे वापस जाने नहीं दूंगा। सबको दिखा दूंगा कि संजय कोई कमजोर नहीं है। जॉम्बीज के गले से नीचे पूरा शरीर टेंटिकल्स से ढका था। उन टेंटिकल्स की वजह से सिर पर निशाना लगाना भी आसान नहीं था। रवि की साइड को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, जबकि जॉम्बीज में से कुछ ही मरे थे। सबसे जरूरी बात, संजय की फायर पावर उन्हें पीछे से लगातार दबाए हुए थी। वो दो तरफा आग में फंस गए थे। बॉस, पीछे हटें, वरना नुकसान और बढ़ेगा। रवि कोई जल्दबाजी में फैसले लेने वाला नहीं था। सिचुएशन को अनफेवरेबल देखकर उसने तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दिया। लेकिन संजय अपनी ताकत दिखाना चाहता था और अपना गुस्सा निकालना चाहता था, तो वो रवि को आसानी से जाने नहीं देगा। कमबख्त संजय, वो साला हमें पूरी तरह खत्म करना चाहता है। रवि ने दूर गेट के अंदर खड़े संजय की तरफ देखा और अपने आदमियों से बोला, अंदर गाड़ी ले जाओ और इन जॉम्बीज को भी अंदर लूर करो। उसे पहले ही समझ आ गया था कि ये जॉम्बी संजय ने रिलीज किए हैं, यानी ये संजय के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। अब वो देखना चाहता था कि ये टेस्ट सब्जेक्ट्स अपने और दुश्मन में फर्क कर पाते हैं या नहीं। 4-5 मिलिट्री आर्मर्ड गाड़ियां लोहे का गेट तोड़कर अंदर घुसी, संजय की सप्रेसिव फायर को चीरती हुई, और आंगन में जा पहुंची। जो जॉम्बीज रवि के ग्रुप का पीछा कर रहे थे, वो भी उनके साथ अंदर घुस आए। चैप्टर 267। शुरू में तो ये जॉम्बी सिर्फ रवि के लोगों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों साइड्स में जोरदार फाइट शुरू हुई, संजय के आदमियों ने गलती से कुछ जॉम्बीज को गोली मार दी और फिर जॉम्बीज ने बिना सोचे समझे सब पर अटैक शुरू कर दिया। संजय के लोग भी नहीं बचे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। रवि ने अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। इस बार संजय उसे रोक नहीं पाया, उसके अपने लोग जॉम्बी से उलझ चुके थे। संजय सर, ये जॉम्बीज खत्म करना मुश्किल है। हमारे ढेर सारे लोग मर चुके हैं। यहाँ रुकना सेफ नहीं है। संजय का चेहरा तमतमा रहा था। उसने तो कहा था ना कि ये जॉम्बीज उन लोगों पर अटैक नहीं करेंगे जिनके पास उनकी वैसी ही स्मेल है। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक शख्स जिसका शरीर लंबी टेंटिकल से 180 डिग्री तक कई जगह से मुड़ा हुआ था, संजय के सामने फेंका गया। हर मरने वाले का चेहरा भयानक हालत में था। सब लोग पीछे बंगलों की तरफ हटो, संजय ने ऑर्डर दिया और अपने आदमियों के साथ बैकयार्ड में बनी बंगलों की लाइन की तरफ भागा। ये टेस्ट सब्जेक्ट्स उस शख्स ने बनाए थे और वही था जो जानता था कि इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। संजय का ठिकाना सुबह सुबह ही कत्लखाना बन चुका था। उधर आभा ट्रेडमिल से उतरी, नहा धोकर तैयार हुई और नमन को ढूंढने निकली। जब वो यहाँ उसके पास था तो फ्री में खाना तो नहीं खा सकता था, है ना? वो अभी नीचे भी नहीं उतरी थी कि नमन खुद ही आ गया, अकेले। आभा नीचे आई, पतली वर्क पैंट्स और कैजुअल शर्ट पहने, बाल हाई पोनीटेल में बंधे, एकदम स्मार्ट और शार्प लग रही थी। वो थी ही बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका जोशीला और साहसी अंदाज था जो उसे बाकी लड़कियों से अलग करता था। तुम्हारे इंटरनल मसले सॉल्व हो गए? आभा ने पूछा। नमन ने कहा, हो गए। अंकित के अलावा हमने वाइस कमांडर गिरीश की तरफ से प्लांट किए गए एक और शख्स को पकड़ा। उसे तो खत्म कर दिया गया। नरेन और अंकित अभी जिंदा हैं। मैं तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम खुद डील करना चाहती हो तो मैं उन्हें यहाँ भिजवा दूंगा। उन्हें भेजने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही निपट लो। वैसे मुझे बाद में तुम्हारे साथ 50 लोगों की जरूरत होगी। बाकी तुम्हारे आदमी कम्युनिटी के गार्ड पेट्रोल में हिस्सा लेंगे। प्रतीक ने तुम्हें बताया होगा ना? नमन ने सिर हिलाया। हाँ, बताया। मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, हम कम्युनिटी के गेट पर मिलेंगे। 2 कदम चलने के बाद आभा को कुछ याद आया और वो रुकी। योगेश को भी साथ ले जाना। मुझे उसका कम्युनिटी में रहना सेफ नहीं लगता। नमन ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, ठीक है। इस बार मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, लेकिन मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। आभा ने सिर हिलाया। बस ध्यान रखना। नमन वापस गया, अंकित और नरेन को खत्म किया, फिर खुद 50 आदमियों को चुनकर आभा से कम्युनिटी गेट पर मिला। कल रात की घटना के बाद नमन के किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं थी कि आभा को हल्के में ले। सब उसका रिस्पेक्ट करने लगे थे।
इस बार आभा ने प्रशांत को कम्युनिटी में छोड़ा और वेदांश को अपने साथ लिया। जब वो निकले, आभा ने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं और न ही किसी ने पूछा। योगेश ने भी चुप्पी साधे रखी और एक भी फालतू बात नहीं की। आभा ने पहले हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क में राउंड लगाया, नमन के रहने वाली छोटी यूटिलिटी रूम ढूंढी और जैसा उसने बताया था वहाँ एक हिडन सीक्रेट रूम मिला। उसने वहाँ रखे हाईटेक फैब्रिक के कई बड़े रोल्स अपनी स्पेशल एबिलिटी में स्टोर किए, फिर सबर्ब्स की तरफ बढ़ी। चूंकि नमन और उसका ग्रुप साथ था, उसे वहाँ जाने का कोई बहाना चाहिए था, तो उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी से मच्छर भगाने वाला स्प्रे निकाला। संजय का ठिकाना अभी भी सबर्ब्स में था, शायद ये काम आ सकता था। गाड़ी में बैठने के बाद आभा ने नमन और उसके आदमियों को 5 स्प्रे की बोतलें दी। इन्हें रख लो, बाद में काम आ सकता है। नमन ने एक नजर डाली और बोतलें बाकियों में बांट दी। हम कहाँ जा रहे हैं? आभा ने कहा, सबर्ब्स, हिसाब चुकता करने। दूसरे साइड का बैकग्राउंड क्या है? नमन ने और पूछा। बस मिनिस्टर यशपाल के गुंडे, वही जो अंकित ने कल बताया था। नमन जब आया था उसे उसके सीनियर्स ने सिर्फ इतना बताया था कि मुंबई कटारा कम्युनिटी में आभा से मिलो, उनकी हेल्प करो और सब कुछ आभा के ऑर्डर्स के हिसाब से करो। उसे और कुछ नहीं पता था। अगर कल अंकित ने कबूल न किया होता कि यशपाल ने उसे उनके और कटारा कम्युनिटी के बीच झगड़ा करवाने के लिए उकसाया था, तो उसे ऊपरी लेवल की अंदरूनी साजिशों का अंदाजा भी नहीं होता। अब आभा की बात सुनकर उसे लगा जैसे आभा को उससे कहीं ज्यादा पता है। नमन ने आभा की तरफ 2 बार देखा। उसे आभा की असलियत पर शक होने लगा। जल्द ही एक मिलिट्री गाड़ी और एक ट्रक सबर्ब्स में पहुंचे। आभा को हैरानी हुई कि संजय के गेट के बाहर ढेर सारी लाशें बिखरी पड़ी थीं, इंसानों की भी और ज़ॉम्बीज़ की भी। लाशों पर पहले ही ढेर सारी हरी मक्खियां भिनभिना रही थी। नमन और उसके ग्रुप ने रास्ते में कई ज़ॉम्बीज़ देखे थे, लेकिन वो कम से कम इंसानों जैसे तो दिखते थे। लेकिन यहाँ जमीन पर पड़े ये जीव किसी मॉन्स्टर जैसे थे। नमन और उसके आदमियों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, तो उन्हें लगा शायद ये कोई म्यूटेटेड एनिमल्स हैं। ये किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं? क्या ये पानी से निकले हैं? क्योंकि उनकी ढेर सारी मोटी टेंटिकल्स ऑक्टोपस की टेंटिकल्स जैसी थी, ये समझना मुश्किल था कि ये इंसानी शरीर से उगी थी। नमन और उसके आदमियों ने इन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन आभा और वेदांश इन्हें पहचान गए। ये अच्छा साइन नहीं था। इसका मतलब था कि या तो संजय के पास कोई और अनडिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटल बेस था, या विकास अभी मरा नहीं था और उसने फिर से इन्हें बनाया था। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं थी। ये मॉन्स्टर्स नहीं, ज़ॉम्बीज़ हैं। आभा ने खून के निशानों को फॉलो करते हुए आंगन में झांका। अंदर का हाल बाहर जैसा ही था, इंसानों और ज़ॉम्बीज़ की लाशें। ज़ॉम्बीज़ की लाशें एक जैसी थी, लेकिन इंसानों की लाशें 2 अलग अलग ग्रुप्स की थी। उनके कपड़ों से पहचानी जा सकती थी। आभा पहले रवि से डील कर चुकी थी और उसके आदमियों के कपड़े पहचानती थी। वो उनमें से एक ग्रुप थे। तुमने कहा ये ज़ॉम्बीज़ हैं? नमन ने हैरानी से पूछा। आभा के कहने के बाद ऐसा लग रहा था कि इन जीवों का धड़ वाकई इंसानी था। मैंने कभी इतने म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ नहीं देखे। आभा ने कहा, ये नेचुरली म्यूटेटेड नहीं है। ये नॉर्मल इंसान थे जिन्हें वायरस खिलाकर ज़ॉम्बीज़ बनाया गया, और अब ये ऐसे दिखते हैं। तुमने इन्हें देखा है? नमन ने आभा की बात का मेन पॉइंट पकड़ लिया। आभा ने नमन की तरफ देखा। हाँ, मैंने तो इनके 2 एक्सपेरिमेंटल बेस भी उड़ाए हैं। ये कहकर उसने नमन के आदमियों से भी कहा, सावधान रहना, ये ज़ॉम्बीज़ बहुत मुश्किल हैं। बेस्ट है सिर पर गोली मारो। अगर हेडशॉट नहीं कर पाए तो उनकी टेंटिकल अटैक से बचने का तरीका ढूंढो। इतना कहकर आभा और वेदांश आंगन में चले गए। वो तो यहाँ संजय से हिसाब चुकता करने आए थे, लेकिन बदले में इन मुश्किल म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ से पाला पड़ गया। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होगा, तो वो नमन और उसके ग्रुप को नहीं लाती, प्रशांत को लाती। ज़ॉम्बीज़ का ज़ॉम्बी से लड़ना हमेशा इंसानों के ज़ॉम्बी से लड़ने से थोड़ा बेहतर होता है। चैप्टर 268। आंगन का मंजर बाहर से भी ज्यादा भयानक था। आभा और उसका ग्रुप खून के निशानों को फॉलो करते हुए और पीछे बढ़े। चलते चलते आभा सोच रही थी कि आरुष का क्या हाल होगा। वो स्नाइपर था, लॉन्ग रेंज शूटिंग में तो वो मास्टर था, लेकिन अगर उसे इन टाइप के ज़ॉम्बी से पाला पड़ गया तो वो पूरी तरह बेबस हो जाएगा। तभी आरुष किनारे से स्नाइपर राइफल लिए दौड़ता हुआ निकला। आभा, और पीछे मत जाओ। आभा को आरुष से मिले काफी टाइम हो गया था। वो भोला सा नौजवान अब काफी मैच्योर हो चुका था। न सिर्फ उसका लुक और बॉडी, बल्कि उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा डिटर्मिनेशन और कूलनेस थी। आरुष वो शख्स था जिस पर आभा को बहुत उम्मीदें थी। उसके इस चेंज को देखकर आभा को काफी सुकून मिला। यहाँ क्या हुआ? आभा ने पूछा। संजय ने चुपके से ज़ॉम्बीज़ बनाए। उसने इन्हें पहले दूसरों से डील करने के लिए रिलीज किया था, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ जिसे देखते हैं उसे काटते हैं, बिल्कुल बिना सोचे समझे। ढेर सारे लोग मर गए और संजय का ग्रुप पीछे हट गया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा कर रही हैं। संजय तो इन टाइप के ज़ॉम्बीज़ खुद नहीं बना सकता था। ये सिर्फ उसके पीछे वाली ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता था।
अब लग रहा था कि संजय जिस ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा था वो वही था जिसके लिए बाद में वेदांत ने काम किया था। बस ये पता नहीं था कि संजय की मदद कोई और कर रहा है या विकास। चाहे कोई भी हो, आभा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आभा और उसका ग्रुप सावधानी से बैकयार्ड की तरफ बढ़े। फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ गया। पहले की फाइटिंग एक्सपीरियंस और आभा वेदांत की सही कमांड की वजह से नमन और उसका ग्रुप शुरुआती शौक से उबर चुका था। तो इन ज़ॉम्बीज से डील करते वक्त आभा का ग्रुप घबराया नहीं, लेकिन आसान भी नहीं था। पहले हॉस्पिटल और शिवांश बिल्डिंग के ज़ॉम्बीज की तुलना में इन ज़ॉम्बीज की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। पहले वाले ज़ॉम्बीज में भी टेंटिकल्स थी, लेकिन वो फिर भी इंसान जैसे दिखते थे। लेकिन इन ज़ॉम्बीज की टेंटिकल्स ने उनके शरीर को पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर दिया था, जिससे वो किसी म्यूटेटेड मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। वो टेंटिकल्स मोटी और सख्त थी, आम चाकू से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था। इसके अलावा दिल की जगह अब टेंटिकल्स ने ले ली थी और सिर भी ढेर सारी टेंटिकल्स से ढका था, जिससे गोलियों का निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। जितने ज़ॉम्बीज मरे वो उम्मीद से कहीं कम थे। वेदांत, आभा, मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं गया था और तुम खुद मेरे दरवाजे पर चले आए। विकास की खतरनाक आंखें आभा और वेदांत पर टिकी थी, जो बाहर म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे। बोलने के बाद वो खुशी से एक कंट्रोलर की तरफ मुड़ा और एक एक करके तीनों लीवर्स को ऊपर चढ़ा दिया। तुम पागल हो गए हो? संजय, खून और अनजाने लिक्विड से सना हुआ, जैसे ही अंदर आया उसने देखा कि विकास ने बाकी सारे एक्सपेरिमेंटल दरवाजे खोल दिए और उसका चेहरा बदल गया। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। अगर ये सारी चीजें रिलीज हो गई तो उसे नहीं पता था कि बाकियों का क्या होगा, लेकिन उसके आदमियों में से कुछ ही बचेंगे। इन ज़ॉम्बीज की ताकत को खुद देखने के बाद संजय को अपने सीक्रेट वेपन के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करने का गहरा पछतावा था। ज़ॉम्बीज तो पहले सिर्फ बिना आत्मा और दिमाग के चलते फिरते लाशें थे। इन्हें कैसे कंट्रोल और यूज किया जा सकता था? ऊपर से ये ज़ॉम्बीज किसी और ने बनाए थे। विकास ने अपनी गन उठाई और संजय की तरफ तान दी। वेट! संजय रुक गया और आगे बोला, ये मत भूलो कि तुम्हारी जान किसने बचाई थी। संजय ने विकास को उसकी जान बचाने के एहसान से धमकाने की कोशिश की, लेकिन विकास वो शख्स नहीं था जो मोरल से बंधा हो। पहले तो नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे लीडर से तुम्हारी तारीफ की, जिससे तुम्हें इलाका मिला। हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया। कोई किसी का कर्जदार नहीं है। तो अपनी ये घमंडी बातें बंद करो। संजय ने उन गेट स्विचेस की तरफ देखा जो विकास ने खोल दिए थे, घबराया हुआ, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उनका साथ ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन संजय जानता था कि विकास कैसा इंसान है। जब तुम शेर के साथ साजिश रचते हो तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि वो तुम्हें काट सकता है। विकास कोई शेर नहीं था, वो तो बस नाली में छुपा हुआ सड़ा हुआ कीड़ा था। विकास, अगर तुमने सारे ज़ॉम्बीज रिलीज कर दिए और मेरी जगह तबाह हो गई तो तुम्हें इससे क्या फायदा? तुमने हमारी डील तोड़ दी। तुम मुझसे भी बदतर हालत में होगे, सड़क का चूहा बन जाओगे और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हें नहीं बचाएगी। विकास ने 2 बार ठंडी हंसी हंसी। तुम लोगों में एक प्रॉब्लम है, खासकर तुम जैसे जो पावरफुल बैकिंग पर डिपेंड करते हो। तुम घमंडी हो, ओवर एम्बिशियस हो और अपनी औकात नहीं जानते। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, जो किसी की पूंछ हिलाने के लिए तैयार है बस थोड़ी सी फर्जी इज्जत के लिए? मेरा आभा और वेदांत से हिसाब खत्म होने वाला नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। बाहर से भारी गुर्राहट की आवाज आई। संजय उस आवाज से बहुत वाकिफ था। जितना वो पहले इनके लिए एक्साइटेड था, अब उतना ही डरा हुआ था। अगर वो इस दरवाजे से बाहर निकला तो वो ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएगा। वो बेवकूफ नहीं था, वो यहाँ से नहीं जाएगा। हालांकि उसे विकास से नफरत थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि अभी विकास के साथ रहना सबसे सेफ ऑप्शन था। वो जानना चाहता था कि ये ज़ॉम्बीज विकास पर अटैक क्यों नहीं करते। संजय ने हाथ उठाकर विकास के सामने कमजोरी दिखाई। मैं तुम्हारा फील समझता हूँ। असल में मेरी आभा और वेदांत से नफरत तुमसे कम नहीं है। हमारा दुश्मन एक है, क्यों न हम मिलकर काम करें? संजय के अपने प्लान्स थे और विकास कोई बेवकूफ नहीं था, वो संजय की नीयत समझ गया। एक बेशर्म, निकम्मा चाटुकार, वो उसे कोई थ्रेट नहीं मानता था। अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो रहने दे, उसे डील करना तो कीड़े को कुचलने जितना आसान होगा। विकास ने तिरस्कार भरी हंसी मारी, उसका डिस्टॉर्टेड चेहरा और डरावना हो गया। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना है। संजय ने मन ही मन गाली दी, चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए। मैं भी। जब ऐसा है तो मैं तुमसे गेस नहीं करूंगा। तुम वेदांत और आभा को यहाँ लूर करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज़ॉम्बीज के बीच बिना नुकसान के कैसे घूमना है, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इन ज़ॉम्बीज को कैसे कंट्रोल करना है। विकास का ऑफर बहुत टेम्पटिंग था, लेकिन उसकी शर्तें सुनकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आभा और वेदांत को अभी लूर करने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। क्या तुमने वो कहावत सुनी है, कमजोरी वो जगह है जहाँ से चोट लगती है? क्या तुम सोचते हो कि मैं उन दोनों के लिए कोई कमजोरी हूँ?
कोई और ज्यादा सही कैंडिडेट है क्या? विकास ने पूछा। संजय मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। विकास ने अपनी गन नीचे की और पास के ड्रॉर से एक गोली निकाली। खाने की हिम्मत है। संजय का चेहरा कई बार बदला। विकास ने मन ही मन उसे कायर बोला। वो गोली अपने मुंह में डालने ही वाला था। संजय ने कहा, क्या डरना? विकास ने 2 बार हंसकर गोली उसकी तरफ उछाल दी। संजय ने गोली पकड़ी और बिना सोचे अपने मुंह में डाल ली। ये गोली तुम्हें ज़ॉम्बीज के बीच फ्रीली घूमने देगी, विकास ने कहा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। चैप्टर 269। आगे के आंगन से लेकर पीछे तक नमन ने इन भयानक और मॉन्स्टर्स जैसे ज़ॉम्बीज की ताकत को अपनी आंखों से देखा। मुंबई में आभा की हेल्प करने के मिशन को लेकर उसकी समझ में अब नया ट्विस्ट आया। जब उसके सीनियर्स ने उसे ये मिशन दिया था तो बस इतना बताया था कि दूसरा साइड आभा नाम की एक लड़की है और वहां पहुंचकर उसे आभा के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। एक सैनिक का काम है ऑर्डर्स मानना। उसने ऑर्डर्स फॉलो किए, लेकिन वो ये भी सोचता रहा कि आखिर इस आभा नाम की लड़की में ऐसी क्या खासियत है कि हायर अथॉरिटीज ने उसे पर्सनली अरेंज किया। जब उसे पता चला कि आभा और वेदांत ने पहले ही ऐसे 2 एक्सपेरिमेंटल बेस रहा दिए हैं तो उसे वजह समझ आई। हालांकि उसने कभी लड़कियों को कम नहीं समझा, फिर भी उसने अपनी फीमेल फ्रेंड्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। कैप्टन नमन, ये ज़ॉम्बीज बहुत टफ हैं। हमारी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर एक और वेव आई तो हम टिक नहीं पाएंगे। नमन ने अपने ख्यालों को वापस खींचा और अपने आदमियों की तरफ देखा। उसने कहा, अगर गोलियां खत्म हो गई तो चाकू यूज करो। शॉर्ट में इन ज़ॉम्बीज में से एक भी भागने नहीं चाहिए। नमन की आवाज दमदार और ऑथोरिटेटिव थी, ऑर्डर की तरह, लेकिन उसमें इंस्पायर करने वाली ताकत भी थी। यस सर। आभा और वेदांत नमन से अलग अलग दिशाओं से पीछे की तरफ बढ़े। नमन और उसके ग्रुप की तुलना में आभा और वेदांत को और ज्यादा टफ ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ रहा था। नमन के ग्रुप की गोलियां खत्म हो चुकी थी। आभा और वेदांत ने भी ढेर सारी गोलियां खर्च की थी, लेकिन वो चाहे जितना यूज करें उनकी सप्लाई हमेशा रिफिल हो सकती थी। वेदांत ने आखिरी ज़ॉम्बी को मारकर आभा से कहा, आगे शायद और ज्यादा ज़ॉम्बीज होंगे, शायद शिवांश बिल्डिंग वाले जायंट ज़ॉम्बी जैसे। मेरे पास अभी भी एक्सप्लोसिव्स और ग्रेनेड्स हैं। अगर कुछ और नहीं चला तो हम एक्सप्लोसिव्स यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन विकास ने पिछले बार सबक सीख लिया। इस बार वो दोबारा उसी ट्रैप में नहीं फंसेगा और जरूर तैयार होगा। अगर वो तैयार है तो कामयाबी इतनी आसान नहीं होगी। आभा ने एक आईब्रो उठाई, उसका खूबसूरत चेहरा डिटर्मिनेशन और चैलेंज से भरा था। पिछली बार उसने अपनी कब्र खुद खोदी थी, इस बार मैं उसे कफन भेजूंगी। वेदांत जितना ज्यादा टाइम आभा के साथ बिता रहा था उतना ही उसे वो पसंद आने लगी थी। शुरू में वो उसकी खूबसूरती की तरफ नहीं बल्कि उसकी डिसिसिवनेस, रूथलेसनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बैट स्किल्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। कहते हैं कि किसी को पसंद करना अक्सर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से शुरू होता है। वेदांत भी इसका अपवाद नहीं था। उसका आभा के लिए पहला फील क्यूरियोसिटी था। जितना ज्यादा क्यूरियस हुआ उतना ही और जानना चाहा, और जितना ज्यादा जाना उतना ही पसंद किया। उसे अब भी उसकी डिसिसिवनेस और रूथलेसनेस पसंद थी, और उसका शांत स्वभाव भी, खासकर वो कॉन्फिडेंस जो वो हर चीज का सामना करते वक्त दिखाती थी। जैसे अभी वेदांत और आभा बंगलों की उस लाइन के पीछे चक्कर काट कर पहुंचे। ये कहना पड़ता है, इन फैक्ट्री बिल्डिंग्स की क्वालिटी सचमुच जबर थी। इतने सालों तक भारी बर्फबारी में दबे रहने और फिर कई सालों तक बाढ़ में डूबे रहने के बावजूद पेंट उतरने और कुछ डैमेज को छोड़कर बिल्डिंग्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी सॉलिड थी। अगर एक्सप्लोसिव से इसे ब्लास्ट करना हो तो सचमुच ढेर सारा एक्सप्लोसिव चाहिए होगा। क्योंकि नमन और उसका ग्रुप फायर ड्रॉ कर रहा था, आभा और वेदांत को काफी कम रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो इन बंगलों की लाइन में घुसे, सारे रास्ते ज़ॉम्बीज ने ब्लॉक कर दिए। ये ज़ॉम्बीज बाहर वालों से भी ज्यादा खतरनाक थे। इन्हें अब ज़ॉम्बीज नहीं, मॉन्स्टर्स कहना चाहिए था। वेदांत ने इंस्टिंक्टिवली आभा को अपने पीछे खींच लिया, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। तभी विकास की आवाज आई, वेदांत, आभा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सारे तुम्हारे लिए स्पेशली तैयार किए गए गिफ्ट्स हैं। थैंक्स मत करना, मैं इन्हें तुम्हें इतनी जल्दी मारने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं तुम्हें एक दूसरे से गुड बाय बोलने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, और फिर एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने टुकड़ों में चीरा और फटा हुआ देखने का मौका। विकास के बोलते ही ज़ॉम्बीज की स्पीड धीमी हो गई, जैसे वो जानबूझकर आभा और उसके ग्रुप को मौत का डर और टेंशन फील करने का टाइम दे रही हूँ। जब मैं ज़ॉम्बीज से डील करूंगी, तुम कैमरे या ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करना जिससे विकास हमें मॉनिटर कर रहा है। ज़ॉम्बीज से मैं डील करूंगा, वेदांत ने कहा। वो आभा के सारे अरेंजमेंट्स और चॉइसेस का रिस्पेक्ट करता था, लेकिन ये ज़ॉम्बीज आम ज़ॉम्बीज नहीं थे, वो उसे अकेले इतना रिस्क लेने नहीं दे सकता था। टेंशन मत लो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इन ज़ॉम्बीज से सीधे भिड़कर जान दे दूं। मेरा अपना प्लान है। तुम मुझसे बेहतर हिडन चीजें ढूंढ लेते हो।
वेदांत और आभा के और डिस्कस करने से पहले ही ज़ॉम्बीज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उनकी तरफ झपटे। मेरी सुनो, जल्दी, आभा चिल्लाई और अपनी 3H तलवार लहराते हुए ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ी। अच्छा था कि ये कमरे बड़े थे और उसकी फुर्तीली मूवमेंट्स की वजह से हालांकि ज़ॉम्बीज की लंबी टेंटिकल्स ताकतवर थीं, लेकिन अभी के लिए वो उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही थी। वेदांत ने अब और टाइम वेस्ट नहीं किया। ज़ॉम्बी से बचते हुए वो तेजी से सर्च करने लगा। विकास घमंडी और साइको था। पिछली बार वो उनके हाथों लगभग मर चुका था और इस बार वो जरूर दोगुना बदला लेना चाहेगा। वो जरूर कहीं से सब कुछ देख रहा होगा और ये सब देखने का सिर्फ एक तरीका था, कैमरों के अलावा ग्लास। वेदांत ने तेजी से आसपास स्कैन किया, लेकिन कोई कैमरा नहीं मिला। ग्लास। वेदांत की नजर जल्दी ही एक दीवार पर गई। इन फैक्ट्री बिल्डिंग्स की दीवारों का पेंट बुरी तरह उतर चुका था। कई जगह कंक्रीट दीवार नजर आ रही थी। सिर्फ एक दीवार ऐसी थी जिस पर ताजा प्लास्टर लगा हुआ लग रहा था। हालांकि वो रफ थी, लेकिन बाकियों से कहीं बेहतर थी। तभी कई टेंटिकल्स वेदांत के पीछे से गुजरी। वेदांत ने टेंटिकल्स से बचते हुए उस अजीब दीवार की तरफ दौड़ लगाई। वेदांत पर अटैक करने वाले ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते रहे। वेदांत ने जानबूझकर अपनी स्पीड धीमी की। ज़ॉम्बी की टेंटिकल्स वेदांत की पीठ के चारों ओर लिपट गईं। वेदांत ने मौका देखकर बच निकला। वो जानबूझकर ज़ॉम्बीज को उस तरफ लूर कर रहा था ताकि उनकी ताकत से उस अजीब दीवार को तोड़ा जा सके। लेकिन ज़ॉम्बी की टेंटिकल्स अचानक दीवार से कुछ कदम पहले रुक गईं और फिर तेजी से वापस खिंच गईं। उधर विकास ने देखा कि वेदांत लगभग ज़ॉम्बी की चपेट में आ गया था। उसका एक्साइटमेंट अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। अगले ही सेकंड विकास ज़ॉम्बी की टेंटिकल्स को अपनी आंखों के सामने अचानक बड़ा होते देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और दिल में एक बुरा अंदेशा हुआ। अंदेशा आए अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि अगले ही पल एक जोरदार धमाके ने उसे अपना चेहरा ढकने पर मजबूर कर दिया और वो कई कदम पीछे हट गया। उसके सामने की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया और ज़ॉम्बीज उस साइड से घुस आए। विकास ने अपनी गन उठाई और पास आ रहे ज़ॉम्बीज पर कई गोलियां चलाईं। उत्तेजित ज़ॉम्बीज ने दीवार का बाकी हिस्सा भी ढहा दिया और उसमें से निचुड़ कर आए। वेदांत। विकास ने दांत पीसते हुए वेदांत का नाम लिया। क्या तुम सोचते हो कि ज़ॉम्बीज को यहाँ लूर करके तुम मुझे हरा सकते हो? विकास ने रूम में मौजूद सारे ऑपरेबल इंस्ट्रूमेंट स्विचेस खोल दिए और एक हिडन सीक्रेट डोर से पीछे हट गया। संजय, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, अचानक विकास के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। विकास की बेडौल आंखें संजय पर टिक गईं। उसका किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा था। वो धीरे से बोला, उसकी आवाज कर्कश और ठंडी थी, तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो। चैप्टर 270। ज़ॉम्बीज को विकास के ठिकाने तक लूर करने के बाद वेदांत तुरंत वापस मुड़ा ताकि आभा की मदद कर सके। देखकर कि वेदांत ने ज़ॉम्बीज को विकास तक सक्सेसफुली लूर कर लिया, आभा ने जंग में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने मौका पकड़ा और वेदांत के साथ अंदर की तरफ भागी। चूंकि विकास उनके लिए तैयार था, वो सिर्फ एक डेडली मूव के भरोसे नहीं रुकेगा। सारे दरवाजे बंद थे। उनके लिए भागना इम्पॉसिबल था और इस बार भले ही विकास उन्हें परेशान न करता, आभा उसे मारने का इरादा रखती थी। जब आभा और वेदांत उस कमरे में दूसरी एंट्री से पहुंचे जहां पहले विकास था, वो खाली था। सिर्फ कुछ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी थी। वो ओपनिंग जो वेदांत ने पहले ब्लास्ट करके बनाई थी, बाहर की तरफ खुलती थी जहां ज़ॉम्बीज का झुंड था। इतना डरपोक होने के नाते विकास जरूर उस रास्ते से नहीं भागा होगा। उस ओपनिंग के अलावा वहां एक टूटी हुई खिड़की थी और वो दरवाजा जिससे आभा और वेदांत अंदर आए थे। खिड़की और दरवाजा दोनों ही विकास के भागने के रास्ते हो सकते थे, लेकिन क्या वो सचमुच यहाँ से भाग गया होगा? जैसे ही आभा और वेदांत सोच रहे थे कि क्या विकास भाग गया और किस रास्ते से, तभी एक सरसराहट की आवाज उनके कानों तक आई। वेदांत पहले ढेर सारे मिशंस पर जा चुका था जहां उसे हर तरह के अजीब खतरों का सामना करना पड़ा था। वो इस आवाज से बहुत वाकिफ था। आभा, जल्दी! ये कहते हुए वेदांत ने आभा को खिड़की की तरफ खींच लिया। जब तक वो वहां पहुंचे, काले कीड़ों की एक घनी लहर पहले ही लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। ये कीड़े नॉर्मल कीड़ों से कई गुना बड़े थे। बिना गेस किए साफ था कि ये भी आर्टिफिशियली बनाए गए थे। आभा के पास अभी भी अपनी स्पेशल डायमेंशन में डॉक्टर अवस्थी का म्यूटेटेड कीड़ों के लिए पेस्टिसाइड की कई बोतलें थीं। वो तुरंत अपनी स्पेस में गई और एक बोतल निकाल लाई। ये दवा हरी मक्खियों पर तो कमाल की थी, लेकिन इन कीड़ों पर काम करेगी या नहीं, वो श्योर नहीं थी। हरी मक्खियों की याद आते ही आभा को ज़ॉम्बीज के सिर से निकाले गए क्रिस्टल्स याद आए, तो उसने फटाफट एक क्रिस्टल निकाला। आभा ने पहले खिड़की के पास दवा की बोतल तोड़ दी। बोतल का लिक्विड खिड़की के शीशे पर बह गया। पहली लहर में आए कीड़े उस लिक्विड को छूते ही कुछ पल तड़पे और फिर रुक गए। लेकिन पीछे वाले, जिन्हें दवा नहीं लगी, वो आगे बढ़ते रहे। कुछ तो खिड़की से अंदर भी घुस आए। डॉक्टर अवस्थी की दवा सचमुच असरदार थी, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में ये सिर्फ टेम्पररी डिटरेंट थी। ये कीड़े ज़ॉम्बी से अलग थे। वो बहुत छोटे थे, जिससे उनसे डील करना और मुश्किल था। अभी के लिए वो सिर्फ छुप सकते थे।
वेदांत ने आभा को पीछे खींचा, उस एंट्री की तरफ जाने की तैयारी करते हुए जिससे वो आए थे। 1 मिनट रुको। आभा ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। जो कीड़े खिड़की से अंदर घुस आए थे वो खिड़की की चौखट पर रुक गए, आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी आभा को घूर रहे थे। आभा ने अपने हाथ में क्रिस्टल दिखाया। कीड़े थोड़ा पीछे हटे। ये इन क्रिस्टल से डरते हैं, आभा ने कहा, और अपनी स्पेस से एक और क्रिस्टल निकालकर वेदांत को दे दिया। लिटिल ब्लैक सचमुच एक खजाना है, वेदांत ने कहा। जानवर अक्सर इंसानों से कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बस बोल नहीं सकते। क्रिस्टल्स के साथ आभा और वेदांत अब भागने की जल्दी में नहीं थे। आभा ने कहा, मैंने अभी सोचा, मुझे लगता है विकास अभी भी यहीं कहीं है। उसने हमारे लिए इतने सारे वायरल वेपन्स बनाए। वो हमारी मौत अपनी आंखों से देखे बिना संतुष्ट कैसे होगा? वेदांत ने सिर हिलाया। सही बात है। उसने तो उन लोगों के सिर में भी गोली मारी थी जिनकी मौत पहले ही कंफर्म हो चुकी थी, फिर हम तो उसका इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। वो हमें अपनी आंखों के सामने मरते न देखे तब तक चैन से नहीं रहेगा। इस कमरे में जरूर कोई हिडन मैकेनिज्म होगा। आभा और वेदांत ने कमरे में सर्च शुरू की। इस दौरान न तो म्यूटेटेड कीड़े उनके पास आए, न ही म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज। आभा ने विकास के ढेर सारे कंट्रोल स्विचेस देखे और सोचा, पता नहीं संजय को अब पछतावा हो रहा है कि उसने विकास की मदद से ये एक्सपेरिमेंटल बेस फिर से बनाया। उसके ज्यादातर लोग मर चुके थे। अगर वो बच भी गया तो अकेला कमांडर बनकर रह जाएगा। इसके बावजूद आभा को संजय के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। ऐसे लोग मरने के लायक हैं। यहाँ वेदांत को मैकेनिज्म और सीक्रेट पैसेज ढूंढने में महारत थी। पलक झपकते उसने हिडन सीक्रेट डोर ढूंढ लिया। वेदांत ने दरवाजा खोला और आभा से पहले अंदर गया। सेफ होने की कंफर्मेशन के बाद उसने आभा की तरफ हाथ बढ़ाया। वेदांत सही था, ये सीक्रेट डोर पूरी फैक्ट्री तक जाता था। ये एक हिडन पैसेज था। हर कुछ दूरी पर छोटे छोटे छेद थे जिनसे बाहर का हाल देखा जा सकता था। ज़ॉम्बीज और कई गुना बड़े कीड़े तो बस इसका एक हिस्सा थे। और अंदर के कमरों में ढेर सारे और बनाए गए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स थे। रेगिस्तान की चींटियों जैसे लाल सिर वाली चींटियां, मकड़ियां, सेंटीपीड्स वगैरह, सब के सब म्यूटेटेड, बिना किसी अपवाद के। क्योंकि विकास ने ये सारी चीजें रिलीज कर दी थी, बाहर इनसे खचाखच भरा था। आभा ने कहा, अच्छा हुआ उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अगर ये चीजें बाहर निकल गईं तो पता नहीं क्या तबाही मचाए। वेदांत ने आभा की तरफ देखा। उसे बिना खबर वो काफी बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ अपनी छोटी सी जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर उसने कटारा कम्युनिटी को अपनी टेरिटरी माना और वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने लगी। अब वो दूसरों की चिंता करने लगी थी। क्या हुआ? सारे दरवाजे बंद होने की वजह से हम भी यहाँ फंस गए हैं। आभा ने वेदांत की तरफ देखा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ विकास जैसे शख्स के साथ मरने नहीं दूंगी। आभा और वेदांत धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत की वजह से उनके कदम धीमे नहीं पड़े। वो जल्दी ही पैसेज के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। लेकिन वहां विकास का कोई निशान नहीं था। वो यहाँ कैसे नहीं हो सकता? वेदांत की आईब्रो सिकुड़ गई। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। विकास को वो जितना समझता था उसके हिसाब से वो फाइनल रिजल्ट देखे बिना नहीं भागेगा, वरना लोग उसे साइको क्यों कहते। तभी दीवार के दूसरी तरफ से अचानक एक चीख सुनाई दी। आभा और वेदांत ने आवाज का पीछा किया और एक रिवॉल्विंग डोर मिला। उन्होंने जोर लगाकर उसे खोला और दूसरे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में 2 लोग थे। एक का चेहरा गड्ढों और निशानों से भरा था। उसकी स्किन और मांस ऐसे लग रहे थे जैसे आग से पिघला हुआ प्लास्टिक, चेहरे पर बिखरा हुआ, पूरी तरह डरावना। दूसरे शख्स का चेहरा भी सड़ना शुरू हो चुका था। खून और मांस लटक रहे थे, बगल वाले से ज्यादा बेहतर नहीं था। चेहरे से तो ये पहचानना इम्पॉसिबल था कि कौन कौन है, लेकिन आभा और वेदांत ने सामने खड़े दोनों लोगों को एक नजर में पहचान लिया। विकास आभा और वेदांत को अपना जानी दुश्मन मानता था और आभा वेदांत का भी यही हाल था। ऊपर से वेदांत उसका पुराना जानकार था। चाहे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका हो, वेदांत उसे पहचान सकता था। और दूसरा शख्स भी कोई अनजान नहीं था। ये गेस करना मुश्किल नहीं था कि वो कौन है। चैप्टर 271। विकास अपने पैरों पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, हाथ में गन उठाकर संजय के सिर पर तान दी। सोचते हो तुम मुझे होल्ड कर लोगे, ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ। क्या लगता है तुम्हारे हाथ में जो गोलियां हैं वो प्रवीण ने बनाई? सुनो, वो सब मैंने बनाई। जैसे ही विकास ट्रिगर दबाने वाला था, आभा और वेदांत अंदर घुसे। विकास की गोली संजय के कान को छूती हुई निकल गई। उसका निशाना चूक गया, लेकिन आभा का नहीं। उसकी गोली सीधे विकास के दिल पर लगी। लेकिन विकास के पास अंदर पैडिंग थी, तो आभा की गोली उसे मार नहीं सकी। इससे विकास को मौका मिल गया और उसने संजय को अपने सामने ह्यूमन शील्ड की तरह खींच लिया। तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गए, सचमुच कमाल हो तुम दोनों। हालांकि उसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन आभा और वेदांत वाकई 2 टफ ओपोनेंट्स थे। पिछली बार विकास ने आभा को कम समझा था क्योंकि उसे उसका
अंदाजा नहीं था। आभा के हाथों एक बार हारने के बाद वो अब उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करता था। पिछली बार मैं लापरवाह था, जिसकी वजह से तुम दोनों ने बाजी पलट दी। आज तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। इसका भरोसा मत करो, इसके पास अभी भी एक एस्केप रूट है। संजय ने अपने चेहरे के दर्द को इग्नोर करते हुए कहा। विकास ने एक खतरनाक हंसी हंसी। तू सचमुच एक चाटुकार कुत्ता है, जिसे देखो उसी के सामने पूंछ हिलाने लगता है। विकास हमेशा से संजय को हल्के में लेता था। हालांकि उसका दोबारा उठ खड़ा होना काफी हद तक संजय की वजह से था, लेकिन वो सिर्फ ताकतवर लोगों का रिस्पेक्ट करता था। बातें खत्म हो गईं? अगर हाँ, तो तुम दोनों नरक में साथ साथ जा सकते हो। रुको आभा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, संजय ने घबराते हुए कहा। वो शैतान तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। ये मेरा इलाका है, यहाँ का टेरेन मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सचमुच तुम्हारा इलाका है, लेकिन जिस पल तुमने विकास को उसका एक्सपेरिमेंटल बेस बनाने के लिए सौंप दिया, तुमने इसका कंट्रोल खो दिया। अब भी कहता है कि ये तुम्हारा इलाका है, कि तुम्हें सब पता है। मेरे पास अपने तरीके हैं। ज़ॉम्बी से फटने से बचने और उन कीड़ों से जो अनजान वायरस लिए हुए हैं, चबाए जाने से बचने के लिए तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा। बाहरी लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं, खासकर ये शैतान, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आभा मन ही मन हंसी। अगर टाइम खरीदने की बात न होती तो वो इनके साथ बातों में टाइम वेस्ट ही नहीं करती। वो अब तक दोनों को गोली मार चुकी होती। संजय आभा के चेहरे से कोई इमोशन नहीं पढ़ पा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि आभा उसे बचाएगी या नहीं। वो बस इमोशनल कार्ड खेलता रहा। मुझे पता है तुम दोनों बहुत नेक इंसान हो। मेरी तुमसे कोई तुलना नहीं। अगर चॉइस होती तो कौन गद्दार बनता। मैं भी कभी तुम जैसा था, देश की सेवा करने के सपने देखता था, लोगों के लिए दिल में जोश था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये मौका दिया। मैं यहाँ तक अपनी करनी की वजह से पहुंचा, लेकिन हर किसी को पछताने का वक्त मिलता है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अगर इस बार हम साथ में यहाँ से निकल गए तो मैं नया इंसान बन जाऊंगा और जो कुछ मुझे पता है सब तुम्हें बता दूंगा। मेरे पास जितना भी सामान है सब तुम्हें दे दूंगा। आज से मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। विकास ने आभा और वेदांत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी डरावनी स्माइल थी। कितना टचिंग देशभक्ति का जज्बा है कॉमरेड्स। वेदांत, तुमने तो खुद को अच्छे से छुपा रखा था। अफसोस, किसी बड़े ढांचे का पतन अक्सर अंदर की सड़न से शुरू होता है। वेदांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कुछ करने से पहले ही आभा ने विकास पर गोली चला दी। जैसा कि उम्मीद थी, विकास ने संजय को खींचकर गोली का ढाल बना लिया। संजय के चेहरे का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था और अब उसके शरीर में एक और गोली लग गई। संजय को दर्द से चीखने का मन था। हालांकि ये गोली आभा ने चलाई थी, लेकिन असल में निशाना विकास था। वो तो बस ढाल बनने के लिए खींच लिया गया था। अगर उसे गाली देनी थी तो वो आभा को नहीं दे सकता था। तू एक विदेशी हमारे नेशनल सेंटिमेंट्स का जिक्र करने लायक नहीं है। आभा ने ये कहकर लगातार 2 और गोलियां चलाईं। बिना किसी अपवाद सारी संजय को लगी। संजय बेतहाशा चाहता था कि आभा और गोली चलाना बंद कर दे, लेकिन उसके अंदरूनी अंग जैसे गोलियों से चूर हो रहे थे। दर्द की वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। और विकास को जैसे नया मजा मिल गया था। वो संजय को पीछे खींचते हुए आभा को और भड़काने वाली बातें कह रहा था। संजय के शरीर में कई गोलियां लगी, लेकिन कोई भी जानलेवा नहीं थी। इस वक्त संजय को कुछ गड़बड़ लगने लगी। आभा कोई जल्दबाजी में काम करने वाली नहीं थी। उसकी निशानेबाजी ऐसी थी कि भले ही वो एक गोली से विकास को न मार पाए, लेकिन इतनी सारी गोलियां लगातार गलत निशाने पर कैसे जा सकती थीं? संजय ने अपना लगभग बर्बाद हो चुका चेहरा उठाया, आभा को घूरते हुए। वो कुछ बोलने से पहले ही आभा ने विकास से कहा, उसे छोड़ दे और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। विकास ने 2 कर्कश हंसियां मारी। मजाक कर रही है? ये मेरा इलाका है। तुम लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है। बस अपनी ज़ॉम्बी और कीड़ों की आर्मी के भरोसे तू बस ये छोटे मोटे नीच ट्रिक्स ही कर सकता है। आभा ने तंज कसा। ये दूसरों पर तो चल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए काफी नहीं है। विकास का संजय के हाथ पर पकड़ साफ तौर पर और सख्त हो गई। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन आखिर तक जिंदा रहता है, कौन ज्यादा जीता है और किसमें असल में काबिलियत है। तो फिर तू शायद निराश होने वाला है और शायद तुझे अपनी कीड़ों की आर्मी भी देखने को न मिले। आभा ने डॉक्टर अवस्थी का कीटनाशक निकाला। ये खास तौर पर तेरे कीड़ों के लिए एक स्प्रे और पूरा झुंड खत्म। तभी एक फरी रैट फर्श पर दौड़ता हुआ निकला। आभा ने उस पर स्प्रे किया और रैट तुरंत रुक गया। विकास का चेहरा आखिरकार बदल गया। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसने इतनी मेहनत से इतना लंबा प्लान बनाया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि आभा और वेदांत उसके सामने कुत्तों की तरह हांफते हुए मरें। इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े। चैप्टर 272।
वो जिंदगी से चिपका रहा, यहाँ तक कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने से भी बचा, डरते हुए कि वो बड़ा पिक्चर प्रायोरिटाइज करेंगे और उसका बदला रोक देंगे। फिर भी उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आभा और वेदांत को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? पिछली बार शिवांश बिल्डिंग में उसका इरादा खुद को कुर्बान करने का नहीं था, फिर भी वो बस एक सांस बाकी रह गया था। इस बार वो अपनी जिंदगी कुर्बान करके भी आभा और वेदांत को नरक में खींचने को तैयार था। जल्द ही विकास ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। वो आभा को घूरते हुए, अनिच्छा और दांत पीसते हुए बोला, कोई बात नहीं, भले ही तुम इन छोटे वालों को खत्म कर दो, मुझे नहीं लगता कि तुम एक बोतल दवा से मेरे बड़े वालों को खत्म कर सकती हो। जब तक वो यहाँ है, कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। मैं सचमुच तेरे बनाए उन मॉन्स्टर्स को फटाफट खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पास उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है, और हमारे पास तरीका है कि वो हमारे पास न आए। जब तक वो पास नहीं आएंगे, उन्हें डील करना तो बस वक्त की बात है ना? आभा ने आधा सच और आधा बढ़ा चढ़ाकर बोला। इससे विकास का आखिरी बचा कॉन्फिडेंस भी टूट गया। जैसे उसकी बात को साबित करने के लिए बाहर से ज़ॉम्बी साफ तौर पर पास आ रहे थे, लेकिन कोई भी उनके करीब नहीं आया। तभी विकास के पीछे से एक गोली चली, जो सीधे उसके सिर में घुसी। विकास ने अविश्वास भरी नजरों से आभा और वेदांत की तरफ देखा और फिर ढेर हो गया। उसे चकमा दे दिया गया था। विकास के मरते ही संजय पर अब कोई खतरा नहीं था। आभा की कई गोलियां उसे लगी थी और वो बुरी तरह खून बह रहा था। आसपास के ज़ॉम्बीज खून की गंध से उत्तेजित होकर हलचल कर रहे थे, लेकिन कोई भी वाकई करीब नहीं आया। उसे यकीन नहीं था कि ज़ॉम्बीज इसलिए रुक रहे थे क्योंकि आभा और वेदांत वहां थे, या उसकी वजह से। हालांकि वो अब भूत जैसा दिखने लगा था, फिर भी उसे एक हल्की सी उम्मीद थी। उसे लगता था कि विकास ने जो गोली उसे दी थी वो सचमुच असरदार थी और उसका मौजूदा लुक सिर्फ एक साइड इफेक्ट था। तुम सही कह रही हो, संजय ने कहा, विकास की मौत के बाद जमीन पर ढहते हुए। वो मुश्किल से ठीक से बोल पा रहा था। आभा की गोलियां भले ही वाइटल अंगों पर न लगी हों, लेकिन वो कोई मजाक नहीं थी। वो नाशुक्रा विकास ने वाकई इस जगह को कब से अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया था, लेकिन मैं भी इतना आसानी से ठगा जाने वाला नहीं हूँ। मुझे एक रास्ता पता है, जो बाहर के उन ज़ॉम्बीज को बाईपास कर सकता है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं? आभा ने पूछा। संजय ने सिर हिलाया। इस दुनिया में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होते। मुझे लगता है मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए हमें पुरानी दुश्मनी को साइड रखकर पहले यहाँ से निकलना चाहिए। तुम इतने स्मार्ट इंसान हो, क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मेरी अभी की गोलियां जानबूझकर तुम पर चलाई गई थी? आभा ने साफ साफ कहा। वो संजय के साथ गेम्स खेलना नहीं चाहती थी। मुझे पता है। संजय का चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था, लगभग विकास की कॉपी जैसा। उसका कोई भी एक्सप्रेशन बाहर वालों को भयानक लगता था। पिछली बार मैंने ही शुरुआत की थी। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे फिर से करना पड़े तो मैं वही चॉइस करूंगा। तुमने पिछली बार मुझसे कुछ हासिल नहीं किया था। हारे हुए का मुंह बार बार रगड़ने में कोई मजा नहीं। मैं आज की बात कर रही हूँ। तुम विकास को होल्ड कर पाए क्योंकि तुम दोनों में कोई डील हुई थी, तभी तुम उसके इतने करीब पहुंचे। तुमने उसे क्या शर्तें दी थी? जरूर कुछ ऐसा था जो उसे तुरंत फायदा दिखाए। आभा बोलते हुए संजय को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि संजय ने विकास के साथ क्या शर्तें तय की थीं, इसलिए उसे जानना था। विकास ने पहले सिर्फ इशारा किया था, लेकिन क्लियर नहीं किया था। वो चाहता था कि आभा और संजय एक दूसरे पर शक करें। अब जब वो मर चुका था, जवाब सिर्फ संजय से ही मिल सकता था। तुम सही हो, मेरी उससे डील हुई थी। ये म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज विकास ने बनाए थे, और ये जिसे देखते हैं उस पर अटैक करते हैं। विकास इस तूफान के सेंटर में होने के बावजूद सेफ रहा। उसके पास ज़ॉम्बी अटैक से बचने का जरूर कोई तरीका था। तो मैंने उसके साथ अपनी हर चीज का सौदा किया, अपने सारे सप्लाईज और लोग देने का वादा किया। तभी उसने मुझे वो गोली दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जहर थी। आभा ने 2 बार तंज कसा। तुम विकास को कब से जानते हो और अभी भी उसे समझ नहीं पाए? संजय अपने चेहरे से इमोशंस नहीं दिखा पा रहा था और पूछा, क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि आज का विकास सप्लाईज की परवाह करता है? हर कोई सप्लाईज चाहता है, और पुराना विकास बहुत लालची था। अगर पहले की बात होती तो संजय का इलाका कब का हाथ से निकल चुका होता। लेकिन जब से वो चमत्कारिक रूप से मौत से बचा, उसका सिर्फ एक मकसद था, बदला। तो जो उसे हिला सकता था वो सिर्फ आभा के खिलाफ बदले के लिए फायदेमंद शर्तें ही हो सकती थी। बेशक ये इकलौती शर्त नहीं थी, संजय ने कहा। मेरे पास उसके और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, यहाँ तक कि मेरे सीनियर्स के खिलाफ भी कुछ लेवरेज था। संजय कोई निकम्मा बेवकूफ नहीं था, उसके पास जरूर कुछ खास क्वालिटीज थी। हर कोई मिलिट्री के ऊंचे लोगों का प्यादा बनने लायक नहीं होता।
उसका आखिरी स्टेटमेंट करीब 70% भरोसेमंद था, लेकिन ये विकास के साथ सौदा करने के लिए काफी नहीं था। कहते हैं कि पुराने दुश्मन मिलते ही आंखें लाल हो जाती हैं। उस वक्त विकास ने वेदांत और आभा को देखा था। शायद सिर्फ वेदांत और आभा से डील करने या यूं कहें उन्हें मारने का तरीका ऑफर करके ही उसे हिलाया जा सकता था। ये कुछ हद तक सच्चा लगता है, लेकिन शायद पूरी सच्चाई नहीं है ना? संजय को मन ही मन आभा की समझदारी पर हैरानी हुई, लेकिन अब वो दूसरी शर्त को नहीं मान सकता था जो उसने विकास के साथ की थी, क्योंकि विकास की मौत ने पहले ही साबित कर दिया था कि उसका दांव फेल हो गया। तुमने कहा मैं विकास को नहीं समझता, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। विकास बेहद धोखेबाज और घमंडी है। वो वाकई तुम दोनों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन उसे लगता है कि वो तुम दोनों को अकेले मार सकता है। वो मुझे हल्के में लेता है और मेरी सलाह को तुच्छ समझता है। आभा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। विकास ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक बम प्लांट किया था, भूल गए? संजय ने ध्यान से विकास की आभा से कही हर बात को याद किया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। तभी बाहर से घनी गोलियों की आवाजें गूंजी। साफ था कि कोई अंदर घुस रहा था। संजय को हल्की उम्मीद थी कि शायद उसके बचे हुए लोग अंदर तोड़कर आ रहे हों। अगर उसके लोग आ गए तो उसके बचने के चांस कहीं ज्यादा होंगे। हालांकि उसने आभा को इतना कुछ बता दिया था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वो उसे हिला पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में नमन अपने लोगों को लेकर उनके पास पहुंच गया। तुम दोनों ठीक हो? नमन ने आभा और वेदांत की तरफ देखा। हालांकि वो दोनों बिना किसी चोट के वहां खड़े थे, फिर भी उसने पूछा। जब वो अंदर आए तो उन्होंने बाहर ढेर सारे म्यूटेटेड कीड़े और चींटियां मरी हुई देखी और उनकी रूह कांप गई। सैनिकों के तौर पर उन्हें साल भर बाहर तरह तरह के मिशंस करने पड़ते थे, आम लोगों से ज्यादा सीन देखने पड़ते थे और ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता था जो आम लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में म्यूटेटेड कीड़े और चींटियां उन्होंने पहली बार देखी थी। आभा और वेदांत को देखकर दोनों के चेहरों पर शांत एक्सप्रेशंस थे, बिना किसी अजीबपन के। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो एक बड़ा आदमी एक जवान औरत जितना भी कूल नहीं था। हम ठीक हैं, आभा ने कहा, नमन के पीछे खड़े लोगों पर नजर डालते हुए। जब वो आए थे तब की तुलना में अब काफी कम लोग थे और सबके पास कम ज्यादा कुछ चोटें थीं, थोड़ी बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन कुछ सीरियस नहीं दिखा। तुम सब कैसे हो? क्या किसी को ज़ॉम्बीज़ ने काटा? नॉर्मल चोटें तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का काटना था। नमन ने कहा, नहीं, हम सबने स्पेशल एंटीडोट लिया था। भले ही ज़ॉम्बी से चोट लगी हो, वो कोई सीरियस बात नहीं है। नमन सच बोल रहा था। आभा से इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी मिलिट्री डिपार्टमेंट के सारे लोग स्पेशल एंटीडोट ले चुके थे। रास्ते में उन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ा। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आभा के लोग ज़ॉम्बी से कटे नहीं थे, तो उसे नहीं पता था कि स्पेशल एंटीडोट लेने के बाद ज़ॉम्बी की चोट का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन चूंकि नमन के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था तो शायद वैसा ही होगा। चैप्टर 273। संजय की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। अब वो सिर्फ आभा पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाए था। मुझे पता है तुम अपने दुश्मनों के प्रति प्रेजुडिस्ड हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी होता। लेकिन आभा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के तौर पर तुम्हारा नजरिया इतना तंग नहीं होना चाहिए, है ना? आभा के होंठ हल्के से मुड़े। मेरा नजरिया इतना ही तंग है तो? संजय सचमुच बेताब हो गया। देखकर कि आभा उसे छोड़कर जाने वाली है, उसने जल्दी से कहा, आभा, मुझे मिलिट्री के ढेर सारे सीक्रेट्स पता हैं। बस मुझे यहाँ से निकाल लो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आधे घंटे बाद आभा और वेदांत पीछे के बंगले से बाहर निकले। सिर्फ वो दोनों थे, संजय उनके साथ नहीं था। नमन और बाकी लोग पहले ही निकल चुके थे, तो उन्हें नहीं पता था कि संजय ने आभा से क्या कहा था। सारे सप्लाईज ले जाए गए? आभा ने पूछा। नमन ने सिर हिलाया। सब तैयार है, जला दो। तेल से सनी हुई इमारत सूखे मौसम और एक्स्ट्रा ईंधन की वजह से तेजी से भड़क उठी और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। आरुष दूर से आता हुआ दिखा, थोड़ा बिखरा हुआ। एक स्नाइपर को खुद को ऐसे छुपाना पड़ता है जैसे वो जमीन से चिपका हो। कभी कभी खतरे का पता होने पर भी आसानी से अपनी पोजीशन एक्सपोज नहीं की जा सकती। आभा उससे पूछने वाली थी कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही आरुष ने अपनी गन उठाई और खुद पर तान ली। ये क्या कर रहे हो? आभा ने पूछा। आरुष ने आभा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजर थोड़ी नीचे थी और उसने धीरे से कहा, सॉरी आभा दी, मैं मिशन में लगभग फेल हो गया था। पहले फैक्ट्री में आरुष ने विकास को मारने वाली गोली आखिरी पल में चलाई थी। अगर वो कुछ मिनट और देर करता और सही पोजीशन व टाइमिंग गवा देता तो रिजल्ट वैसा नहीं होता। शुक्र है उसने आखिरी मिनट में गोली चला दी थी। क्यों?
आरुष ने कहा, मेरी बहन ने मुझे ढूंढ लिया और मेरी स्नाइपर राइफल छीनने की कोशिश की। ये वही था जो आभा ने सोचा था। आरुष को सिर्फ उसकी बहन ही ट्रिप कर सकती थी। आभा ने कहा, जो भी हो, तुमने आखिरकार विकास को मार दिया। क्रेडिट तो है, तो गलतियां और अच्छाइयां बराबर हो गईं। आरुष ने आभा की तरफ देखा। इतने लंबे समय बाद आभा वैसी ही थी। उनकी स्टनिंग इंप्रेशन पूरी तरह उनके लुक्स से नहीं आती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक नेचुरल ऑरा होता है जो दूसरों को अनजाने में झुकने और उनकी तारीफ करने पर मजबूर करता है। आभा ऐसी ही थी। आरुष ने आभा को बस एक नजर देखा और जल्दी से सिर नीचे कर लिया। किसी ने संजय के बारे में नहीं पूछा। आभा और उसका ग्रुप वहां से निकल गया, संजय के ठिकाने से सारे यूजेबल सप्लाईज अपने साथ लेते हुए। विकास के लिए तैयार किया गया कफन आखिरकार संजय पर इस्तेमाल हुआ तो नुकसान तो नहीं हुआ। उस शाम कटारा कम्युनिटी में खूब हलचल थी। आभा और उसकी टीम जीतकर लौटी थी। उसने संजय के ठिकाने से लाए गए कई जल्दी खराब होने वाले फूड्स को कम्युनिटी के लोगों में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट दिया। आभा ने संजय के ठिकाने से लाए गए वेजिटेबल्स और कुछ अनाज के बीज नमन को सौंप दिए। उदय उन बीजों को देखकर सोने से भी ज्यादा एक्साइटेड था। उदय, मेरे पास एक और चीज है। आभा की नजर उस पर पड़ी और नमन ने जल्दी से सफाई दी, इस बार पक्का कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुश्किल में डाले। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर रिक्वेस्ट मुझे मुश्किल में डालती है। उदय ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, मैं ये तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ और हमारी कम्युनिटी की सर्वाइवल के लिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कम बकवास करो, बोलो क्या है। उदय को जैसे कुछ शॉकिंग सुनाई दिया, उसकी आंखें कई गुना बड़ी हो गईं। इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रूखी बातें क्यों करती है? लेकिन वो बस मन में ही सोच सका। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी की फीमेल कॉमरेड्स मेरी मदद करें इन वेजिटेबल्स को उगाने में। अकेले मेरी एनर्जी लिमिटेड है और इतने बड़े एरिया को उगाने के लिए मुझे हेल्पर्स चाहिए। फीमेल कॉमरेड्स? कम्युनिटी के सारे मर्दों को तो पेट्रोलिंग या दूसरे मिशंस पर जाना पड़ता है ना? उनके पास वेजिटेबल्स लगाने का टाइम नहीं है। आभा ने मतलब भरी हंसी हंसी, सही है, मर्दों के काम मर्दों के लिए और वेजिटेबल्स उगाने का काम औरतों को करना चाहिए। अरे, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? आभा ने उदय को इग्नोर किया और मुड़कर चली गई। उदय ने हल्के अफसोस के साथ आह भरी। इतनी खूबसूरत जेंटल सी लड़की अब मर्दों के साथ घुल मिलकर रफ और जंगली हो गई थी। मिडनाइट के बाद बाहर का शोर धीरे धीरे थम गया। आभा और वेदांत कुकू के साथ वापस लौटे। 20वीं मंजिल के कॉरिडोर के एंट्रेंस पर आभा को रमेश मिला। रमेश ने वेदांत की तरफ एक नजर डाली और फिर आभा ने वेदांत से कहा, तुम पहले जाकर रेस्ट कर लो, मुझे डॉक्टर रमेश से कुछ बात करनी है। वेदांत ने हल्के से आईब्रो सिकोड़ी और रमेश की तरफ देखा। वो नजर सिर्फ मर्द ही समझ सकता था। रमेश ने मुस्कान दबाई और जानबूझकर आभा से कहा, अगर वेदांत को मेरे तुमसे तुम्हारे दरवाजे पर मिलने से प्रॉब्लम है तो हम ऊपर जाकर बात कर सकते हैं। आभा ने वेदांत की तरफ देखा, उसकी आंखें सवाल कर रही थी, जैसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वेदांत के दिल में एक टीस उठी। उसे बहुत प्रॉब्लम थी। उसे प्रॉब्लम थी कि रमेश इतनी बार आभा से मिलने आता था और आभा हमेशा उसके साथ इतनी दोस्ताना रहती थी। 1-2 बार तो ठीक था, 3 बार से ज्यादा तो हद थी। जो कुछ कहना था वो उसके सामने क्यों नहीं कह सकते थे? अलग से सिर्फ 2 लोगों में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी? वेदांत का दिल जलन से लबालब था, फिर भी वेदांत को एक उदार इंसान का ढोंग करना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। वेदांत के जाने के बाद रमेश ने आभा की तरफ मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मर्दों का टेस्ट आंटी से बेहतर है। आभा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या चाहिए माँ? रमेश ने अपनी जेब से एक छोटा पीला पड़ चुका कागज निकाला और धीरे से उसे खोला। ये मुझे मेरे पापा की छोड़ी हुई घड़ी के पीछे के केस में मिला। देखो। जब आभा और रमेश बाहर बात कर रहे थे, वेदांत घर गया और एक अच्छे हस्बैंड का रोल पूरी शिद्दत से निभाया। आभा के साथ इतना टाइम बिताने के बाद उसे उसकी पसंद नापसंद की गहरी समझ हो गई थी। उसने बड़े ध्यान से हर खाने की प्लानिंग की। वो कभी कभी अपनी कलाई पर घड़ी देखता। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया और आभा अभी तक नहीं लौटी थी। वेदांत ने आखिरी सूप का बाउल टेबल पर रखा। उसने अपना एप्रन खोला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, आभा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आई। डिनर तैयार है, मैं तुम्हें बुलाने ही जा रहा था। क्या मेरे स्पेस से निकाले हुए वेजिटेबल्स नहीं थे? तुम्हें बस उन्हें गम करना था। थक नहीं गए? आभा ने जूते उतारते हुए कहा। वेदांत ने दरवाजा बंद किया, चप्पलें आभा के पैरों के पास रखीं और कहा, तुम बाहर सारा हार्ड वर्क कर रही हो। अगर मैं घर आने पर मेहनत नहीं करूंगा तो क्या ये बैलेंस बिगाड़ नहीं देगा? आभा ने वेदांत की तरफ देखा। उसे इतने सीरियसली बोलते देख उसे लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। फिर भी क्यों लग रहा था कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है? मुझे कल बाहर जाना है, तुम
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आभा के सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वेदांत ने शांति से उसे बीच में काट दिया। लेकिन आभा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आभा ने वेदांत की ओर देखा। वेदांत की आंखों में हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम नहीं हो, आभा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 274। आभा ने हाथ उठाया और वेदांत का चेहरा हल्के से पिंच किया, जैसे वो किसी बच्चे को चिढ़ा रही हो। अच्छा था कि वेदांत लंबा था, वरना आभा तो उसके बाल भी कुकू की तरह बिगाड़ देती। वेदांत के अंदर अभी भी गुस्सा भभक रहा था, लेकिन आभा उसे कुकू की तरह ट्रीट कर रही थी। वेदांत, ये क्या कर रहे हो? वेदांत ने अचानक आभा को गोद में उठा लिया। उसे दूसरी मंजिल की ओर जाते देख आभा को लगा कि वो बेडरूम की ओर जा रहे हैं और उसके कान तुरंत लाल हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता? मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया, सारा दिन भूखी हूँ, आभा चिल्लाई, लेकिन वो ज्यादा छटपटाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे तो नहीं लगता तुम इतनी भूखी हो, आधे घंटे से बाहर चैट करने का टाइम तो मिल गया था। हम सीरियस बातें कर रहे थे। कौन सी सीरियस बातें जो मुझे नहीं पता हो सकती? वेदांत और आभा की नोकझोंक चलती रही, जबकि वो सीढ़ियां चढ़ता गया। वेदांत, तुम जल रहे हो क्या? कुछ सेकंड बाद आभा ने थोड़ा सॉफ्ट टोन में टेंटेटिवली पूछा। वेदांत आखिरी सीढ़ी पर रुक गया। हाँ, मैं जल रहा हूँ। आभा ने वेदांत की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उनकी आंखें मिली। आभा, मुझे तुम्हारे किसी और लड़के के करीब होने से प्रॉब्लम नहीं है, जैसे प्रतीक, केशव या यहाँ तक कि प्रशांत, लेकिन रमेश? नो वे। आभा के होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे। सब ठीक है, लेकिन रमेश क्यों नहीं? उसने तो मेरे साथ प्रतीक जितना टाइम भी नहीं बिताया। कुछ लोगों की इरिटेटिंग वाइब्स टाइम के हिसाब से नहीं मापी जाती, लेकिन मैं डॉक्टर रमेश से सचमुच दूरी नहीं बना सकती। वेदांत का चेहरा, जो अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ था, फिर से सीरियस हो गया। उसने पहले तो आभा को दूसरी मंजिल के बॉक्सिंग रूम में ले जाने का प्लान बनाया था। जब भी उनकी इमोशंस हाई होते थे, वो स्पारिंग करके गुस्सा निकाल लेते थे। एक राउंड के बाद सारा गुस्सा छूमंतर। लेकिन अब आभा की आंखों में वो मुस्कान देखकर उसने बॉक्सिंग रूम का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने सीधा टर्न लिया और बेडरूम में चला गया। वेदांत, मेरी बात सुनो, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह देखकर कि वेदांत सचमुच नाराज है, आभा ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, वेदांत ने उसका मुंह बंद कर दिया और पैर से दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। जब से उनका रिलेशन शुरू हुआ था, वेदांत हमेशा आभा को लाड प्यार देता था, कभी कुछ नहीं पूछता था। लेकिन आज वो उसकी हर बात मानने के मूड में नहीं था। बाहर का मौसम गर्म था, लेकिन कमरे में एसी की ठंडक परफेक्ट थी। फिर भी वो कूलिंग बेड पर चल रही फायर स्पारिंग को छिपा नहीं पाई। आभा सचमुच भूखी थी, उसका पेट कई बार गुर्राया, लेकिन वेदांत ने जैसे सुना ही नहीं, पूरी तरह इग्नोर कर दिया। हालांकि इग्नोर करने के बावजूद वो आभा की फीलिंग्स का पूरा ख्याल रख रहा था, ये श्योर करते हुए कि उसे कोई तकलीफ न हो। तुमने कहा था कि ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो फिर क्या है? वेदांत आभा के बालों के साथ खेल रहा था। उसे आभा के लंबे बाल बहुत पसंद थे। पहले मिलिट्री कैंप में उसके आसपास की सारी औरतों के बाल छोटे होते थे। ये कोई हेयर फेटिश नहीं था, बस उसकी पर्सनल चॉइस थी। उसे लंबे बाल वाली लड़कियां पसंद थी। लेकिन लंबे बाल पसंद होने का मतलब ये नहीं कि उसे चिपकू या ढीली ढाली पर्सनैलिटी वाली लड़कियां पसंद थी। आभा बिल्कुल परफेक्ट थी, वो उसकी हर फैंटेसी को पूरा करती थी। अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आभा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए करवट ली, जैसे वेदांत की ओर पीट करना चाहती हो। वेदांत ने उसके कंधे पकड़ लिए, उसे पीट करने नहीं दिया और उसे अपनी ओर देखने को मजबूर किया। मुझे मेरे बिहेवियर के लिए माफी मांगनी है। प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? आभा ने हल्के से हाँ करके जवाब दिया, लेकिन वेदांत के हल्के से खींचने पर उसकी ओर मुड़ गई। वो आदमी बस जानता था कि उसे कैसे हैंडल करना है। तुम्हें मेरी मम्मी का नाम याद है? वेदांत ने आभा की ओर देखा और पल में उसे कुछ समझ आ गया। रमेश तुम्हारा कजिन तो नहीं है ना? आभा ने मुस्कुराते हुए कहा। कांग्रेट्स, तुमने फिर सही पकड़ा। वेदांत अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। वो कितना अंधा हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वेदांत कभी जलन में इतना बेकार हो जाएगा कि अपनी रेशनैलिटी और बेसिक जजमेंट खो देगा। लेकिन उसे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। वो किसी को मौका नहीं देगा। वेदांत ने आभा के माथे पर किस किया। फिर तो मुझे किसी दिन उससे घर पर मिलना होगा। अब मैं खाना खा सकती हूँ? आभा ने पूछा। वेदांत तुरंत उठा, आभा को गोद में उठाया और बाहर चला गया। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। शावर के बाद मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। नमन और बाकी लोग इस बार पूरी तरह सही सलामत वापस नहीं लौटे। कई लोग मारे गए थे। कम्युनिटी में हलचल थी, लेकिन सबके दिल दुखी थे और कोई उस दुख को दूर नहीं कर पा रहा था। नमन ने कहा, बस बैठे मत रहो, जो करना है जल्दी करो। इसके बाद लोग धीरे धीरे वहां से चले गए।
शांति के दिनों में मिशन खतरनाक तो होते थे, लेकिन तब मरने वालों की संख्या कम रहती थी। हर साथी की मौत पर वो एक बड़ी मेमोरियल और विदाई सेरेमनी करते थे। लेकिन इस बार तो मरे हुए लोगों के शरीर के टुकड़े तक इकट्ठा नहीं कर पाए थे। उन्हें उनके अवशेष जमा करने का समय भी नहीं मिला। मरे हुए तो चले गए, अब बचे हुए लोगों को ही बचाना सबसे जरूरी था। इसीलिए सबका दिल और भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि अब उन्हें खुदगर्ज बनकर सिर्फ अपनी और अपने साथियों की जान बचानी पड़ रही थी। आज की लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ थी, जितने भी उन्होंने एपोकैलिप्स के शुरू होने के बाद देखे थे। अगर अंदर के लोगों ने उन घरों के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं कर दी होती, और अगर अंदर की चीजें बाहर निकल गई होती, तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। अब जाकर उन्हें आभा की असली कदर हुई। नमन ने बाकियों को जाने को कहा और योगेश को अकेले रुकने को बोला। छोटू, ज्यादा दुखी मत हो। वो ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदले, नहीं उन्होंने अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाया। ये अपने आप में अच्छा है। योगेश और नमन एक ही गांव से थे। प्राइवेट में योगेश नमन को छोटू कहता था। नमन ने योगेश की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी बात थी। योगेश भी बेवकूफ नहीं था। छोटू, हम साथ में बड़े हुए हैं। तुम जानते हो मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ, मैंने पहले कुछ गलत बातें कहीं, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो रुका, फिर बोला, अगर मेरे होने से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं जा सकता हूँ। नमन ने योगेश को कुछ पल देखा, फिर धीरे से बोला, योगेश, क्या नरेन की मौत का तुमसे कोई लेना देना था? योगेश को उम्मीद नहीं थी कि नमन अचानक ये सवाल पूछेगा। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसे उस लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए उकसाया था? नमन सचमुच ये नहीं मानना चाहता था। यहाँ तक कि अगर योगेश ने उसकी जगह ऑर्डर देने की कोशिश की या उसकी जान बचाने की वजह से उसका एहसान था, तो भी नमन उसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन अगर उसने अपने साथियों को उकसाकर आभा की लिमिट को चैलेंज किया, तो ये एहसान के नीचे दबाने वाली बात नहीं थी। नमन के जवाब का इंतजार किए बिना योगेश ने कड़वे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम मुझे बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रहे हो, छोटू। असल में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। सीधे बोल दो। तुम कैप्टन हो। अगर तुम किसी को बाहर करना चाहते हो, या यूं कहीं किसी की जान लेना चाहते हो, तो बस एक शब्द काफी है। तुम्हें बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं कल सुबह सबसे पहले निकल जाऊंगा, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। योगेश ने बोलना खत्म किया और चला गया। नमन ने अपनी जेब में फोन को देर तक जकड़ा रखा, फिर धीरे से छोड़ा। वो फोन उसे एक मरे हुए साथी से मिला था। वो इसे यादगार के तौर पर रखना चाहता था, लेकिन उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी। वो नरेन और योगेश की बातचीत थी। चैप्टर 275। तापमान बस बढ़ता ही जा रहा था। सुबह 5 बजे से थोड़ा ऊपर ही 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। लोग तो अब हर चीज के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो सुबह का 30 डिग्री अब कोई नई बात नहीं थी। ट्रेनिंग और पेट्रोलिंग नॉर्मल चल रही थी, बिना किसी रुकावट के। बाहर की झुलसाने वाली गर्मी के मुकाबले घर के अंदर का टेम्परेचर कहीं बेहतर था। 22 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल परफेक्ट था, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। आभा कल सारा दिन थक चुकी थी और फिर रात को वेदांत के साथ कई राउंड स्पारिंग में बिजी रही। रिलैक्स मूड में वो 9 बजे तक सोती रही। टाइम देखकर आभा ने अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। ये तो सचमुच बहुत डिजेनरेट हो गया, उसने सोचा। जब से वो वेदांत के साथ आई थी, उसने सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने की आदत को अलविदा कह दिया था। 2 सेकंड खुद को कोसने के बाद आभा एक झटके में उठी, जितनी जल्दी हो सका कपड़े पहने और वॉशरूम चली गई। जब वो दूसरी मंजिल से नीचे आई, तो वेदांत ने ब्रेकफास्ट तैयार करके इंसुलेशन कवर के नीचे रखा हुआ था, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था। आभा ने एक बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने कुकू को पुकारा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। पहले होता तो शायद वो ब्रेकफास्ट छोड़कर कुकू को ढूंढने दौड़ पड़ती, लेकिन वेदांत के होने से आभा को कोई टेंशन नहीं थी, तो वो बैठ गई और खाना शुरू कर दिया। मुझे पता था तुम लोग कुछ गड़बड़ प्लान कर रहे हो। पहले कोई परवट निकला और अब तुमने हमारा खाना जलाने की कोशिश की। हाँ यार, अगर हम इतने अलर्ट न होते तो वो हरामी कामयाब हो जाता। इसे आभा के पास ले चलो। आभा ने जैसे ही अंडे का आखिरी टुकड़ा निकला, प्रतीक की आवाज वॉकी टॉकी से आई। उसने नीचे की सिचुएशन का शॉर्ट अपडेट दिया। आभा ने मुंह पोंछते हुए कहा, ये लोग तो सचमुच जल्दबाजी में हैं। एक बार उकसाया और खुद को एक्सपोज कर लिया। पिछली बार नरेन को आधी रात में पकड़ा गया था और इस बार योगेश को सुबह सुबह धर लिया गया। लेकिन जब तक हंगामा आभा तक पहुंचा, तब तक 8 बज चुके थे। आभा ने ग्रे लॉन्ग स्लीव शर्ट और लॉन्ग पैंट्स पहने ताकि तेज यूवी रेस से बच सके, और फिर नीचे चली गई। जैसे ही वो आंगन में उतरी, सबकी नजरें आभा पर टिक गईं। योगेश को कसकर बांधा गया था और उस पर ढेर सारे कीचड़ भरे जूतों के निशान थे, जो बता रहे थे कि उसे खूब लातें पड़ी थी। किसी का खाना खत्म करना मतलब उसके माँ बाप को मारने जैसा था। इस एपोकैलिप्स में तो शायद उससे भी बुरा। उदय और बाकी लोग भी वहां थे।
आभा ने उदय की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था, बिना किसी इमोशन के। योगेश ने जब आभा को आते देखा तो उसके चेहरे पर बस एक कड़वी मुस्कान थी। उसे पता था कि रहम की भीख मांगना बेकार है, तो उसने कोशिश भी नहीं की, बस सिर झुका लिया। अपने ही साथियों से इतनी गहरी दुश्मनी कि उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। आभा की आवाज हल्की सी गूंजी। योगेश ने तंज कसते हुए कहा, आभा, मेरे साथ जो करना है करो, मारो या काटो, लेकिन हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। मुझे फूट डालने की जरूरत है। अपने साथियों से पूछो, वो तुमसे नाराज है कि तुमने फिर से पूरी कम्युनिटी में उन पर शक की उंगली उठाई, या वो तुम्हारी इस महानता के लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं कि तुमने हमारा खाना जलाने की कोशिश की। योगेश को देखने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था कि उसके साथियों के चेहरों पर क्या एक्सप्रेशंस होंगे। कल की लड़ाई ने नमन के लोगों का दिल पूरी तरह जीत लिया था। शुरू में वो आभा के ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं थे। सबको लगता था कि एक जवान लड़की भले ही वो कम्युनिटी लीड कर ले, लेकिन उसमें कितनी अक्ल होगी। लेकिन कल वो सचमुच कायल हो गए। आभा अकेले ही उनमें से कईयों को टक्कर दे सकती थी, कौन उसका फैन न बने। इसी वजह से, क्योंकि आभा ने नमन और उसके आदमियों का पूरा सपोर्ट हासिल कर लिया था, योगेश को इतना डेस्परेट कदम उठाना पड़ा। वरना अगर वो अकेला हल्का फुल्का निकलता तो अब तक जा चुका होता। आभा, लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो। तुम तो चुड़ैल हो। इतने सारे जायंट म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज थे, मुझे नहीं लगता तुम बिना जख्मी हुए उन सबको खत्म कर सकती हो। आभा योगेश के पास गई और उसकी छाती पर पैर रख दिया। अगर मैं चुड़ैल होती तो सबसे पहले तुम्हें जायंट ज़ॉम्बी बना देती, ताकि तुम अपनी हड्डियों के टूटने, स्किन के धीरे धीरे फटने, अंदरूनी अंगों के खोखले होने और शरीर के हर हिस्से से बड़े बड़े टेंटिकल्स उगने का मजा ले पाते। पहले तुमने अपने साथियों को हमारी कम्युनिटी की लड़कियों को तंग करने के लिए उकसाया, फिर मेरे खाने को जलाने की कोशिश की। तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। आभा ने अपना पैर हल्का सा शिफ्ट किया और उसकी जूती की नोक योगेश के कंठ पर दब गई। सच बोलो और मैं तुम्हें आसानी से मौत दे सकती हूँ। सच ये है कि मुझे तुम्हारी शक्ल हमेशा से खटकती थी और मैं किसी औरत के ऑर्डर्स नहीं मानना चाहता। हम मिलिट्री के मर्द तुम्हारी बात क्यों माने? हम तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालें? मेरी शक्ल तुम्हें खटकती है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम नमन की जगह लेना चाहते हो, है ना? योगेश की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। जो चाहे बोलकर भड़काओ, वैसे भी तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। मेरे साथ जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद भी नहीं मारूंगी। योगेश ने आभा की ओर देखा, सोच में पड़ गया कि ये क्या प्लान कर रही है। उल्टा, मैं न सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगी बल्कि तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। तुम करना क्या चाहती हो? योगेश को यकीन नहीं था कि आभा सचमुच इतनी दयालु होगी कि उसे रिवॉर्ड देगी। अगले ही सेकंड उसने आभा को कहते सुना, तुमने हमें वो जगह बताई जहां संजय ने हथियार और सप्लाई छिपाए थे, और तुमने संजय को भी बाहर निकाला। तुम कल की ऑपरेशन में हमारे बड़े हीरो हो। योगेश की आंखों में अब शांति नहीं थी। उसने 2 बार छटपटाने की कोशिश की और चिल्लाया, आभा, तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये कहते हुए योगेश ने अपनी जीभ काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन आभा ने उसके जबड़े पर लात मारी, जिससे उसके आधे दांत टूट गए। काफी हिम्मत है ना तुम में? लगता है तुम और संजय एक ही बड़े बॉस की सेवा कर रहे हो। कई लोगों को पता था कि संजय का बैकर कौन था, खासकर नमन। जब उसने सुना कि योगेश भी संजय की तरह यशपाल के ऑर्डर्स मान रहा था, उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। उसे लगा था कि उसने अपनी टीम के गद्दारों को साफ कर दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा गद्दार उसका सबसे भरोसेमंद भाई होगा। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमें धोखा क्यों दिया? नमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि योगेश ने जोर से खून थूक दिया, उसे बीच में रोकते हुए। क्यों? क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। मैं अब एक बेकार इंसान हूँ, एक ऐसा मोहरा जिसे अब कोई वैल्यू नहीं देता, और मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कब छोड़ दोगे, जैसे प्रशांत और बाकियों को छोड़ दिया गया। वो सब काबिल सैनिक थे। मेरे जैसा अपाहिज कितने दिन जिंदा रह सकता है? हालांकि तुम मेरी हर जगह देखभाल करते हो, वो सिर्फ तुम्हारा गिल्ट है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी और दया की जरूरत नहीं। मुझे अपने लिए खड़ा होना है। सिर्फ पावर हासिल करके मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो तुम यशपाल के साथ चले गए। वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो। नमन की माथे की नस फड़क रही थी, उसका दिल सचमुच दुख रहा था। तुम्हें पता है यशपाल क्या कर रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? मैं बताता हूँ, उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल उन म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज की तरह जो हमने कल देखे। योगेश 2 सेकंड के लिए ठिठक गया, उसकी आंखों में यकीन ना होने का एक्सप्रेशन था।